नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के 2 जगहों पर एक साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। बता दें कि आज हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रहे बुरहान वानी की मौत को 5 साल पूरे हो रहे हैं। 8 जुलाई को 2016 को कोकेर नाग में बुरहान वानी मारा गया था। उसके बाद से हर साल आतंकवादी 8 जुलाई को हमले की फिराक में रहते थे और इसी के साथ में आज भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही हमारे देश के सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर मारा गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम को कुपवाड़ा जिले के गांदरस इलाके के वार्तनीन में वाहनों की नियमित तरीके से जांच की जा रही थी। इसी दौरान हिजबुल मुजाहिदीन समूह का कमांडर मेहराउद्दीन हलवाई उर्फ उबैद पकड़ा गया था। प्रवक्ता ने बताया कि उसकी निजी तलाशी के दौरान उसके पास से ग्रेनेड मिला है और उससे तुरंत जब पूछताछ के लिए निकटतम चौकी के पास ले गए उसके बाद उसने अपना असली नाम बताया, जिसके बाद उस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा तफ्तीश की गई, जांच पड़ताल की गई। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते कुछ हफ्तों से या बीते कुछ महीनों से लगातार जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं, वो लगातार कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से देश को, भारत को, जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके, किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति फैले, ताकि देश में, भारत में जो लोग हैं उनमें अशांति फैले। लेकिन हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं उन तमाम मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए काफी है। वो लगातार उन तमाम आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं जो भी हमारे देश की आन बान शान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि आज 2 जगहों पर एनकाउंटर हुए हैं और सुबह से लेकर अब तक 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। यह एनकाउंटर 2 अलग अलग जगहों पर हुए हैं और दोनों ही जगहों पर 2-2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इतना ही नहीं, बीते रोज एक आतंकवादी कमांडर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक सक्रिय आतंकवादी था, उसका कमांडर था और उससे बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो तब उसको खुलासा हुआ कि आखिरकार वो कमांडर है और साथ में उससे जुड़ी और भी जो जांच पड़ताल है वो अभी भी सैन्य कर्मचारी जो हैं, अधिकारी, वो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन साथ में आज 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई, दोनों ही महत्वपूर्ण जगहें थी और 2 जगहों पर मुठभेड़ के दौरान कुल 4 जो आतंकवादी थे उनको ढेर किया गया। आज 8 जुलाई है और आज ही के दिन बुरहान वानी को ढेर किया गया था। आज 5 साल इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं और ऐसे में लगातार जो उस दिन के बाद से ही बुरहान वानी के जैसे जो युवा थे, वो जो आतंकवादी बनने का सपना देखते थे, उनके मंसूबे टूटते नजर आए, पाकिस्तान के मंसूबे खत्म होते नजर आए। लेकिन इन मंसूबों को लगातार कामयाब बनाने की कोशिश में पाकिस्तान पूरी कोशिश में जुटा होता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? 2 जगहों पर मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर कहा जाए पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कश्मीर घाटी के अंदर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। बीते कल की बात करें तो हंदवाड़ा के अंदर हिजबुल का सबसे पुराना आतंकी मेहराउद्दीन हलवाई जो है वो मारा गया, जो एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के हाथ में। और आज पुलवामा के पुछन और कुलगाम में 2 जगह पर एनकाउंटर चले। हालांकि आतंकियों को पहले समर्पण के लिए बोला गया, लेकिन आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो 2 आतंकी जो है वो ढेर किए गए। वहीं पाकिस्तान लगातार सीज फायर जो है उसने किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अब आतंकियों की खेप इस ओर भेजने की फिराक में है। बीते कल भी आतंकियों का एक दल जो था वो नौशहरा, जो एलओसी का इलाका है, वहां पर उसने भेजने की कोशिश की और सतर्क जवानों ने जब देखा कि कुछ आतंकी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं तो उन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक आतंकी जो है वो ढेर भी हुआ है उनको। और उस आतंकी के पास से पाकिस्तान के नोट और हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर केंद्र सरकार लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, नए नए आयाम दे रही है, तो ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। और यही वजह है कि वो कश्मीर घाटी के अंदर आए दिन
नई नई हरकतें करने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिसके चलते कहा जाए अभी तक जो है इस साल से शुरू से लेकर अब तक 71 आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र आज क्योंकि आज का दिन भी बहुत बड़ा है, आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई को ही बुरहान वानी को ढेर किया गया था 2016 में। ऐसे में आज के दिन को लगातार जो आतंकवादी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, क्या महत्व है इस दिन का? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बुरहान वानी का एक नाम जो है वो आतंकियों के टॉप मोस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जब से वो मारा गया है तो उसकी बरसी पर कहीं ना कहीं आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद थे और जिसके चलते कुलगाम और पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। हालांकि जब भी कभी बरसी आती है उस बुरहान वानी की, तो ऐसे में आशंका यही जताई जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा और आतंकी उसकी हमेशा कोशिश भी करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल कहा जाए, जैसा मैंने पहले कहा कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो कश्मीर घाटी में चला रखा है। तो ऐसे में लगातार आतंकी मारे जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, लेकिन रविंद्र एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि परिसीमन की कार्रवाई लगातार जारी, अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और आगामी कुछ समय में चुनावों की बात भी हो रही है। तो इस तरीके के जो आतंकी जो वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वो अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में जो आईएसआई है और पाकिस्तान में जो आतंकियों के आका हैं, खास करके हम लश्कर या हिजबुल की बात करें, जो उनके आका वहां पर बैठे हुए हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किसी प्रकार घाटी के अंदर आतंकियों की खेप को भेजा जाए। हालांकि जम्मू में ड्रोन हमला भी जो है एक सोची समझी साजिश का ही नतीजा है और उसकी प्लानिंग जो है वो काफी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार अब जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए पहले परिसीमन करवा रही है, तो ये चीजें पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही हैं। और इसी के चलते हालांकि युद्ध विराम है दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद आतंकियों को इस ओर भेजने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कल की घटना जो नौशहरा में हुई है, तो ऐसे में साफ लगता है कि पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। किसी ना किसी तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी भारत की तरफ से, तभी पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए शांत बैठेगा। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी जो बैठे हुए हैं उनको लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जो अमन शांति की केंद्र कोशिश कर रहा है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का दिया जाए। तो यही वजह है कि जो वारदातें हैं वो आतंकियों की तरफ से की जाती हैं। जो आतंकी मारे गए हैं, जो टॉप मोस्ट आतंकी थे वो मारे गए हैं, तो उसकी वजह से कहा जाए तो लगातार वो हमले करने की फिराक में रहते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। फिराक में रहते हैं। लेकिन रविंद्र एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लगातार जो आतंकवादी हैं वो अब हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ड्रोन से हमले की बात हो या फिर अलग अलग तरीके से हथियार सप्लाई करने की बात हो, नशे की खेप लगातार ड्रोन के जरिए भेजी जा रही है। तो भारतीय सेना किस तरीके से, जो सुरक्षा बल हैं वो किस तरीके से इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किस तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं? जी देखिए, हमारी भारतीय सेना जो है हर सक्षम है और बिल्कुल रविंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीके सहगल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सहगल साहब, आज 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, आज बुरहान वानी की बरसी भी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? ये बहुत बड़ा सक्सेस है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जी, और इसके लिए पुख्ता सबूत जो है, इंफॉर्मेशन जो है लोकल खुद दे रहे हैं। लोकल फेडअप हैं वायलेंस से, वो नहीं किसी का प्रकार से वायलेंस चाहते, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर ये वायलेंस खत्म नहीं हो रही। और सुरक्षा कर्मियों ने अपना जो है अभियान और मजबूत कर दिया है, खास करके ये प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद में। क्योंकि अभी देखो नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए, पिस्टल्स लेके आ गए हैं और कभी आधे समय अपनी नौकरी करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, आधे समय पिस्टल से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी नए तरीके लगाएंगे सुरक्षा कर्मी जो है दोनों दिन लेकर उनके ऊपर हामी होंगे। लेकिन सहगल साहब, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नए चाहे ड्रोन से हमले की बात हो या फिर अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, इट्स ऑलवेज अ लॉन्ग डिग लॉन्ग बैटल बिटवीन द एग्रेसर एंड द डिफेंडर। कभी एग्रेसर का हामी हो जाता है, कभी डिफेंडर। लेकिन हिंदुस्तान की फौज जो है बहुत सक्षम है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, फौजियों की आपसी तालमेल और सिविल के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। इसकी बदौलत
हम हर प्रकार से उनके ऊपर हामी हो रहे हैं। फिर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं पकड़े भी जा रहे हैं, उनकी डेरोगेशन से उनके तरीके का काम करने का तरीका समझ आ रहा है, और वो समझने के बाद में हम हर बारी उनके ऊपर हामी हो रहे हैं। अगर आप देखो कुछ समय पहले सुरक्षा कर्मियों को भी बड़ी कैजुअलिटीज होती थी, हमारे एडमिशन भी काफी आई था, अभी हमारा एडमिशन तकरीबन ना के बराबर हो गया है। बिल्कुल, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि हम उनके हर चाल को समझ रहे हैं अभी। लेकिन सहगल साहब, बहुत अच्छी तस्वीरें आज श्रीनगर से भी सामने आई। वहां पर जो युवा हैं वो किस तरीके से सेना में भर्ती होने के लिए जो रुख करते नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से लगातार बीते कुछ सालों से देखने को मिल रही हैं। क्या लग रहा है कि युवाओं की सोच बदल रही है और अब वो न सिर्फ देशभक्ति दिखा रहे हैं बल्कि सेना में भर्ती हो रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। देखो, जब ये भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलती है, चाहे लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए हो, बहुत ही बड़े पैमाने पर ये लोग आते हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो साफ तौर पर बताते हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो इतनी प्रभावित नहीं है तो अपनी ओल्डर जनरेशन के ऊपर। महबूबा मुफ्ती वगैरह जनरेशन है, वही लगे हुए हैं कि आर्टिकल 370 नया लाए। नई जनरेशन जो है वो कहते हैं हमको नौकरी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमको आर्टिकल 370 या 35 में दोबारा रिस्टोर किया जाए। लेकिन सहगल साहब, आखिरी कमेंट आप उन युवाओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हो या फिर दूसरी जगहों के हो, क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखो, युवाओं को मैं तो रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 3-4 साल लगातार जाता रहा। हर साल वहाँ 30 से 40 हजार युवकों को हिंदुस्तान की फौज के साथ जोड़ता रहा और हिंदुस्तान के साथ जोड़ता रहा। मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स को, स्कूलों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के, उनको संबोधित किया। साफ तौर पे कहते थे कि हम ना तो आजादी चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में आजादी है, इस माफी की आजादी दुनिया में कहीं नहीं है। ये आजादी की पुकार फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम देशभक्त हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमको नौकरी चाहिए और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ उनके नौकरी का बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, तमाम इस पूरे मामले को लेकर भी बात कही। लेकिन हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, अच्छी जो तस्वीरें वो जम्मू कश्मीर से वो भी सामने आ रही है, आतंकवादियों को ढेर भी किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित भी किया जा रहा है और देशभक्ति की प्रेरणा इस तरीके से देखने को मिल रही है कि युवा सेना में भी भर्ती हो रहे हैं। आज की तस्वीरें क्या वहां से नजर आ रही है? देखिए, जो युवा है वो जी रविंद्र और आतंकियों के सरगना लगातार इनका माइंड वॉश करके इनको आतंकवाद की तरफ धकेलते हैं। तब इनका जब आतंकी बनते हैं, हालांकि इनको सेना आत्मसमर्पण के लिए बोलती भी है, परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, लेकिन जब आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है तब मजबूरन सुरक्षा बलों को आतंकियों को मारना पड़ता है। लेकिन कहा जाए, जम्मू कश्मीर का युवा पूरी तरह से देशभक्त है और वो देश के लिए अपनी जान भी निछावर करने के ये पीछे नहीं हटता है। ऐसी कई उदाहरणें हैं जिसमें युवा जो है, जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, लेकिन वो उसने आतंकवाद का रास्ता नहीं चुना। तो ऐसे में कहा जाए तो जो तस्वीरें आज जो भर्ती रैली चल रही है घाटी के अंदर, वो तस्वीरें खुद ब खुद आतंकियों के मुंह पर एक तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है और पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है कि यहाँ का युवा जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अमन शांति आए, देशभक्ति यहाँ जो है फैले, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते आतंकी घटनाएं जो हैं उनमें काफी कमी आई है। स्टोन पेल्टिंग जो है वो करीब करीब बंद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में अमन शांति हो और यही वजह है कि आए दिन आतंकी घटनाओं में अंजाम देने की कोशिश होती रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सहगल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र कैबिनेट में फेरबदल कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही इन मंत्रियों से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाने के लिए कहा गया। खबरों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो दिल्ली में रहकर अपने अपने मंत्रालय का काम समझे और आगे की योजनाओं पर ध्यान
केंद्रित करें। वहीं सभी नए मंत्री आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवसेना और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और असम में हेमंत विश्व शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल समेत 36 नए चेहरे सरकार का हिस्सा बने हैं, जिसमें से कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया है और किस तरीके के उनके एजेंडे होंगे ये भी तय कर लिया और किस तरीके से उन्हें अपने मंत्रालय को आगे लेकर जाना है उसको लेकर भी बात करनी शुरू कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अभी कारभार लिया, आपके सामने खाई साइन कर चुका हूं, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा हमारे डिपार्टमेंट, वो मैं सोचूंगा और उस तरह से मैं डिपार्टमेंट को लेके जाऊंगा। इस देश की जीडीपी कैसा बढ़े, यहाँ के जवान, भारत के जवान लोग को, यूथ को कैसा जॉब मिले और हमारी तरक्की ये डिपार्टमेंट से होने के लिए प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र के देखिए, दोनों की प्राथमिकता एक ही है। भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरी दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही प्राथमिकता है। और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और साथ ही भारत का सही प्रोजेक्शन दुनिया के आगे हो पाए, यही विदेश नीति है। किसी भी देश का, जो भारत ने इतना सब कुछ दुनिया के लिए किया और इतनी पुरानी सभ्यता है, उसकी जानकारी सबको प्राप्त हो और भारत को जो जो चीजों की जरूरत है बाहर से, वो हम दूसरे देशों से ला सके। कई तरह की चुनौतियां उनके सामने है, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की हम बात करें या फिर एमएसएमई मंत्री की बात करें या फिर तमाम तरह के जो हालात देश में इस वक्त पैदा हो चुके हैं, उन तमाम हालातों से गुजरते हुए किस तरीके से अपने मंत्रालय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश में लगातार जिस तरीके से महंगाई की जो स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, उन तमाम तरह की चुनौतियों के बीच में कांग्रेस लगातार हमला भी कर रही है, लेकिन उन तमाम तरह की चुनौतियां भी सरकार के सामने है। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके से देश में देखने को मिल रहा है कि जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे महंगाई को लेकर हम बात करें, बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर करें या फिर कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति हमने देखी, या फिर जिस तरीके से लगातार डेल्टा प्लस के जो वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उसके साथ में तीसरी लहर की जो चेतावनी है, इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियों का सामना तमाम मंत्रियों को करना पड़ेगा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने खुद इसको लेकर अपनी बात कही और वो कह रहे हैं कि इसको लेकर वो आगे काम करेंगे और इसको लेकर रणनीति बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया और मंत्रियों के साथ में जो उनके अधिकारी हैं, उन आला अधिकारियों के साथ में बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर दिया। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। किस तरीके से देश को आगे लेकर जाना है, किस तरह की स्थिति को बेहतर बनाना है, तमाम चीजों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और संजय आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आहूजा साहब, लगातार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, बहुत उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं, किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर देश के आगे जो भी कोरोना महामारी चल रही है उससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश कह लीजिए या कुछ भी, कि मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहना होगा। संजय आहूजा जी, एक बात में समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, चाहे तेल की कीमतों को लेकर हम बात करें, महंगाई को लेकर बात करें, कोरोना एक चुनौती पहले भी थी और अभी भी है, तीसरी लहर की चेतावनी भी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है और वो निराधार जो है वो अपने एक आरोप लगा रही है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसमें महंगाई को लेकर बात बार बार की जा रही है विपक्ष में, और है क्या? देश जिस आज ऊंचाइयों पर छू रहा है, 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इनके पास कुछ रह नहीं गया कहने को कुछ भी। लेकिन आहूजा जी, कल से लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग तरह के निशाने साध रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि इंजन में खराबी है, डब्बे बदले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो इनका वैसे, मैं बता तो रहा हूँ, इनके पास कुछ कहने को है ही नहीं।
इंजन, अगर ये इंजन प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक संवैधानिक पद है, और दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी में कोई खोट होती तो पूरी दुनिया में देश का, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं ये चीज को। लेकिन आहूजा जी, इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है, इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है इसका असर देखेगा? ये निरंतर प्रक्रिया है, ये हर सरकार में होती रही है, इसमें भी हुई है। एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कोई खास नहीं बात नहीं है। इसका असर सर सकारात्मक दिखेगा? मेरा सवाल सर ये होगा। बिल्कुल सकारात्मक है, कोई पॉजिटिव इसको लेके चले हम, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सकारात्मक होगा। चाहे कोरोना की हम बात करें या फिर महंगाई की बात करें, क्या लग रहा है कि स्थिति बेहतर होगी? बिल्कुल बेहतर होगी। देखिए, कोरोना जो एक महामारी है जी, तो हमें सबको मिलकर इसको दूर करना है। उसमें चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, ठीक, इसको सबको मिलकर चलना है। बिल्कुल सबको मिलकर चलना है, तभी इन हालातों से निकला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आहूजा जी, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा शुरू करने के पक्ष में है। योग नगरी में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। नीलकंठ धाम में जल अभिषेक के लिए जाने वाले शिव भक्त 4 कोविड चेक पोस्टों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी चेक पोस्ट पर उनकी कोविड जांच नहीं की जा रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने श्रावण मास की मास यात्रा स्थगित कर दी है। इसके बाद नीलकंठ धाम में दर्शन और गंगा से जल उठाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के शिव भक्त के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। तो वहीं से पहले आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग श्री हरिद्वार ना पहुंचे, और क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, आप लोग अपने अपने इलाके में ही स्थानीय मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करें। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ चंदन कुमार झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरह के हालात वहां पर हैं? मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है चारधाम यात्रा को लेकर और साथ में कांवड़ यात्रा को लेकर, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और क्या फैसला हो सकता है? मोहित, देखिए, तीसरी लहर जो है वो उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है। कल ही एक जो डेल्टा वेरिएंट है उसका एक जो रोगी है वो उत्तराखंड में कोरोना वायरस का एक रोगी डेल्टा वेरिएंट का ये पाया गया है। तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जमा न हो और किसी भी स्थिति में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग ना आए, इसके लिए सरकार बैठक कर रही है। कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तराखंड सरकार का ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार हरिद्वार से गंगा जल भरकर राज्य के अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में ये उपलब्ध कराएगी और वहां पर जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा माँ का अभिषेक कराना चाहते हैं, वो अपने राज्य में उस जल से जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन तो आज जो बैठक सरकार, इस बैठक से क्या अंदेशा लग रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद क्या उत्तराखंड की सरकार यूटर्न लेगी? निश्चित रूप से कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार का जो फैसला है उस पर कांवड़ के लोग, जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मानेंगे। बैठक चल रही है, बैठक का क्या नतीजा निकलता है ये देखने की बात। लेकिन एक बात और हमारे दर्शक जो बेहतर तरीके से समझे, चंदन, इस बात को समझाएं कि चारधाम यात्रा या कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है रोजगार की दृष्टि से? निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि पर्यटन प्रदेश है और यहाँ आमदनी का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन है। उत्तराखंड के अंदर उद्योग और इस तरह का कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है। यहाँ के जो सीमांत गांव के लोग हैं, जो सुदूर पहाड़ के लोग हैं, उनका व्यवसाय का मुख्य साधन पर्यटन है और जो पर्यटक देश विदेश से उत्तराखंड में आते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो रोडवेज के लोग हैं, यहाँ के गाड़ियों का काम करने वाले जो लोग हैं, ये तमाम लोग उन्हीं से आधारित जो बिजनेस है उस पर चलता है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर्यटक नहीं आएंगे, कांवड़िए नहीं आएंगे और पर्यटन के दृष्टि से लोग नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण लोगों को, जिनका व्यवसाय उसी उद्योग पर है, उनको असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार चाहती है कि लोग बचे रहें
और ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। कोरोना का जो तीसरा वेव आने वाला है उससे सरकार बचना चाहती है। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सरकार जो है जन भावना को देखते हुए, उन तमाम लोग जो गांव के लोग हैं उनकी भावना को भी देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेगी। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। हाई कोर्ट से पहले ही उनको फटकार भी मिली और उसको लेकर प्रतिबंध भी हाई कोर्ट ने लगाया, और ऐसे में तमाम तरह की चुनौतियां हैं। लोग जो हैं, चाहे संत हो या फिर जो व्यापारी हैं या फिर वो लोग चाहे होटल्स की हम बात करें, उन लोगों को क्या उम्मीद नजर आ रही है अब ऐसे में? मोहित, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह का निर्णय जब लेगी वो जन भावना को देखते हुए लेगी। सरकार चाहती है कि हम इसको व्यवस्थित, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोरोना बीमारी और इसका जो डेल्टा वायरस जो थर्ड वेव आने वाला है उसको देख करके सरकार चाहती है कि लोगों का जो जान माल है वो बचा रहे और जो रोजगार है, जो स्वरोजगार है वो भी ना छिने। तो एक बीच का रास्ता सरकार निकालने जा रही है। सरकार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पर्यटन के सचिव के साथ और सरकार के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आनंद वर्धन, इन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी बड़े अधिकारी मिलकर के निर्णय ले रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र से भी वो लोग गाइडलाइन मांग रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो लेकिन चंदन, क्योंकि अगर मानकर चलिए कि सकारात्मक फैसला होता है लोगों की ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए, अगर बात बनती है कि हाँ भाई कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए, तो क्या तैयार है उत्तराखंड का प्रशासन इसके लिए? क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही है वो चिंताजनक है। नहीं, सरकारी तौर पर अगर आप बात करें तो कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सरकार ने कांवड़ियों को यहाँ के रूट से, अन्य राज्य के जो कांवड़िए हैं, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आते हैं, जो दिल्ली से यहाँ आते हैं, जो हरियाणा से आते हैं, जो हिमाचल से आते हैं, या अन्य जो सटे हुए उत्तराखंड के राज्य हैं उससे जो आते हैं, तो कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड राज्य में इस वक्त मनाही है। गंगा के घाट पर बिल्कुल अभी मनाही है, लेकिन आज की जो बैठक है उसमें फैसला होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिली। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।